अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा लेक्चर IS-20 के बारे में है। IS-20 बताता है गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड ग्रांट्स क्या होते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। पहले हम स्कोप देख लेते हैं। Around the world, the governments provide various types of assistance to business in order to achieve various economic objectives, such as to promote a specific type of business, say electric vehicles, or to create employment opportunities. यानी ये अब किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को या किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस को गवर्नमेंट अगर प्रमोट करना चाहे या उससे अपने कोई आप कह रहे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहे तो फिर गवर्नमेंट उनको डिफरेंट टाइप की असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। द असिस्टेंट मे बी मेयर एंड एड बाय क्रिएटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। यानी कि ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट प्रोवाइड करे ताकि बिजनेस आसान हो जाए। और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि वो या तो कुछ ऐसे आप कह लें कि काम करे गवर्नमेंट, असिस्टेंस प्रोवाइड करे कि बिजनेस करना ही आसान हो जाए। फॉर एग्जांपल के अगर हो सकता है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे गवर्नमेंट, और या फिर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर दे तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स या IS-20 में कवर होता है। The most common form of such assistance is a grant of cash or land to the business entity from local or international or national government। यानी कि जो सबसे कॉमन ग्रांट की एग्जांपल है वो आप कह लें कि कैश गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे या लैंड प्रोवाइड कर दे कोई भी बिजनेस एंटिटी को, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो। IS-20 is applied in accounting for and in the disclosure of, यानी कि ना सिर्फ उसकी अकाउंटिंग करना है, उसका डिस्क्लोजर भी दिखाना है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इन द डिस्क्लोजर ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस, वो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग है या इसका जो भी डिस्क्लोजर है वो हम IS-20 के मुताबिक डील करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशंस हैं। गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट एजेंसीज एंड सिमिलर बॉडीज वेदर लोकल नेशनल और इंटरनेशनल। अब चाहे गवर्नमेंट एजेंसीज हो चाहे गवर्नमेंट बॉडीज हो, वो चाहे लोकल हो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, वो गवर्नमेंट ही के यानी कि आप अगर गवर्नमेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं तो IS-20 के मुताबिक ये उसी में शामिल होती हैं। अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स चेक करें तो हमारे पास गवर्नमेंट आ जाती है। जैसे हम फेडरल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं आपके पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल लाइक पंजाब गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं, सिंध गवर्नमेंट की हम बात कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, फेडरल या स्टेट बैंक्स होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं। इवन UN नेशंस हो गया, IMF हो गया या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये सारे जो है ये सारे गवर्नमेंट कहलाते हैं इफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एन एंटिटी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो फिर हम इनको गवर्नमेंट की डेफिनेशन में लेके आते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है? इज एक्शन बाय गवर्नमेंट designed to provide an economic benefit specific to an entity or range of entities qualifying under certain criteria। यानी कि ये स्पेसिफिक होती है टू आप कह लें कि एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटी, और इनको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये ये गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाती है। हाँ, इसमें खास बात ये है अंडर सर्टेन एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो कुछ एरियाज में कुछ अंडर सर्टेन क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, तो कुछ क्राइटेरियाज इसमें फुलफिल करने होते हैं, लाजमी फिल करने होते हैं।
Then government assistance does not include benefit provided only indirect through action affecting general trading conditions. अब जो गवर्नमेंट असिस्टेंस है ये स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज है, लेकिन अगर ये जनरल ट्रेडिंग कंडीशन है, सच एज प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपमेंट एरियाज और द इम्पोजिशन ऑफ ट्रेडिंग कंस्ट्रेंट्स या कोटास टू कंपेटिटर, तो फिर हम इसको गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत जनरल है, ये इसमें शामिल नहीं है, तो हम इसको इसका पार्ट नहीं मानते हैं। इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, शाहिद लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड इट्स फैक्ट्री few years ago in Gwadar. Since then, the government has provided infrastructure by improvement to the जनरल ट्रांसपोर्ट। यानी अब ये किसी शाहिद या किसी स्पेसिफिक कंपनी, या ये जो यहाँ पे आपके पास शाहिद कंपनी है, इसकी बात नहीं हो रही, ये जनरल बात हो रही है। And communication network and supply of improved facilities include water reticulation, which is available on an ongoing um, indeterminate basis for the benefit of entire local community, for the benefit of entire local community including Shahid Limited factory। यानी कि ये किसको बेसिक गवर्नमेंट का पर्पस है कि ये जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा, ये जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये बेनिफिट किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? टू द इंटायर कम्युनिटी। दिस इज नॉट स्पेसिफिक for an entity or not specific for a range of an entity। जब हम डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है असिस्टेंट, वो ये देखिए रेंज ऑफ एन एंटिटी और टू द स्पेसिफिक एंटिटी के बारे में बात हो रही है। और अगर ये डायरेक्टली जनरल बेनिफिट्स हैं, तो फिर ये शामिल नहीं होती है, यानी फिर हम इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। और अब हम इंक्लूड कब करते हैं? जब ये स्पेसिफिक टू एन एंटिटी हो या रेंज ऑफ एंटिटी हो। तो अब जब हम ये एग्जांपल 2 में हम देख रहे हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट बेनिफिट किसको प्रोवाइड किया जा रहा है? ये ट्रांसपोर्ट बेनिफिट जनरल ट्रांसपोर्ट है। और फिर इंक्लूडिंग ये सारे जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये फॉर द इंटायर कम्युनिटी के बारे में है। हाँ, इसमें शाहिद लिमिटेड फैक्ट्री भी आ जाती है। सो द बिजनेस ऑफ शाहिद लिमिटेड हैज बिकम मच मोर प्रॉफिटेबल सिंस द प्रोविजन ऑफ दीज फैसिलिटीज। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये वाटर रेटिकुलेशन वगैरह की हमने बात की है, तो इसके बाद ज़रूर, यानी कि इससे फ़ायदा ज़रूर शाहिद लिमिटेड को हुआ है, बट दिस फैसिलिटी इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर शाहिद लिमिटेड। तो आपने ही बताना, स्टेट वेदर द एक्शन बाय गवर्नमेंट इन द अबव सर्कमस्टांसेस आर कंसिडर गवर्नमेंट असिस्टेंस इन अकॉर्डिंग टू IS 20। आपने बताना है कि ये IS 20 के मुताबिक ये गवर्नमेंट असिस्टेंस कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। तो हमने देखा गवर्नमेंट असिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो दो बातें होती हैं, स्पेसिफिक एंटिटी होनी चाहिए है या स्पेसिफिक रेंज ऑफ एंटिटी होनी चाहिए, और वो जनरल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो बेनिफिट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो क्या प्रोवाइड किए जा रहे हैं? जनरल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो हमारा आंसर ये होगा कि नहीं, ये जो है ये गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है। एज पर IS 20 इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं कहते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस। अभी हमने गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात की, तो गवर्नमेंट असिस्टेंस ही गवर्नमेंट ग्रांट भी गवर्नमेंट असिस्टेंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज टू एन एंटिटी।
यानी कि अब यहाँ पे स्पेसिफिकली हम जब गवर्नमेंट ग्रांट्स की बात कर रहे हैं तो रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं। रिसोर्सेज मींस कोई एसेट ट्रांसफर होता है, फॉर एग्जांपल कोई कैश ट्रांसफर हो जाए, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए टू एन एंटिटी इन रिटर्न ऑफ पास्ट और द फ्यूचर कंप्लायंस। या तो कोई ऐसी कंप्लायंस जरूरी है, अभी हमने गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा कि कंप्लायंस जरूरी है, तो कोई पास्ट कंप्लायंस होनी चाहिए है या फ्यूचर कंप्लायंस होनी चाहिए है विद सर्टेन कंडीशंस रिलेटिंग टू द ऑपरेटिंग ऑफ द एंटिटी, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट्स कहलाती है। However, they exclude those forms of government assistance which cannot reasonably have a value placed upon them, and transaction with government which cannot be distinguished from the normal trading transaction of the business or the entity। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था गवर्नमेंट असिस्टेंस में कि वो एक्सक्लूसिव टू एन एंटिटी और द रेंज ऑफ एंटिटी होनी चाहिए है, और वो जनरल नहीं होनी चाहिए है। रीजनेबल डिफरेंशिएट करना, आपको पता हो रीजनेबली कि ये स्पेसिफिक एंटिटी को बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट्स की हम बात करते हैं तो ये भी असिस्टेंस ही है, गवर्नमेंट असिस्टेंस ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज हैं। अब रिसोर्सेज की हमने असिस्टेंस के बारे में दो बातें हमने पढ़ी थी कि एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटी होनी चाहिए है, और फिर यानी कि स्पेसिफिक एंटिटी या रेंज ऑफ एंटिटीज होनी चाहिए, और दूसरी बात हमने की थी कि अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो ये दोनों बातें गवर्नमेंट ग्रांट्स में भी पूरी होती हैं। तीसरी बात इसमें क्या पूरी होती है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज भी इसमें होना चाहिए है। गवर्नमेंट ग्रांट्स आर समटाइम कॉल्ड बाय अदर नेम्स सच एज सब्सिडीज, सबवेंशंस और प्रीमियम्स। अब अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड गवर्नमेंट असिस्टेंस, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट्स आर असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज इसमें शामिल है टू एन एंटिटी इन रिटर्न फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस। कंप्लायंस भी होनी जरूरी है। These conditions are often related to the nature of activities of the entity or the sector in which it operates. Government grants can be in the form of cash grants, land, or other resources, or the provision of goods and services at a concessional rate। concessional rate means कि जनरल मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल वो 20% प्रॉफिट पे मिल रही है, तो हो सकता है आपको वो 20% प्रॉफिट के बजाय वो चीज़ आपको 15 या 10% प्रॉफिट पे मिल जाए, तो आप फिर दरमियान में सेव कर रहे हैं, कंसेशन मिल रहा है। For example, grant for research and development, subsidies for specific industries, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसको अगर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहे, शुगर इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहे, असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन या असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए फॉर द कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब जब हम गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करते हैं तो अब आप यहाँ पे दोनों में डिफरेंशिएट कर लें। गवर्नमेंट असिस्टेंस में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस में कहते हैं it encompasses a broader range of support provided by government to an entity including grant। जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसमें ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यानी कि हम बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस की, तो ये बहुत ब्रॉडर रेंज है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हो सकती हैं, और इसमें एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट भी शामिल है। इसमें आम तौर पे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपने प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद लिटिल और नो कॉस्ट है, प्रोविजन ऑफ गारंटीज है एट फेवरेबल रेट्स, या टैक्स आप कह रहे कि इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं, जैसे अगर एजुकेशन प्रमोट करना हो तो उसको टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, आईटी इंडस्ट्री को टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहे तो एक्सपोर्ट जो कंपनीज एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं।
लो इंटरेस्ट लोन्स होते हैं कि जिसका इंटरेस्ट रेट्स मार्केट से बहुत कम होता है, वो किसी खास इंडस्ट्री को देना चाहे तो गवर्नमेंट दे देती है। और ये गवर्नमेंट असिस्टेंस में आ जाते हैं। गवर्नमेंट असिस्टेंस मे और मे नॉट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और कंडीशन इम्पोज ऑन द रिसीट ऑफ एंटिटीज। सो ये मेन डिफरेंस थे इनके गवर्नमेंट ग्रांट्स और असिस्टेंस के। बेसिकली जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होती हैं वो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस ही होती हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज शामिल नहीं होता असिस्टेंस में, जबकि गवर्नमेंट ग्रांट में ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज शामिल होता है। तो अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द फॉलोइंग टू एक्स वाई जी लिमिटेड। एक्स वाई जी लिमिटेड को 1 2 3 4 ये 5 किस्म की डिफरेंट आप कह लें कि बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। So briefly explain whether the above benefits provided by government will be considered as government grant or not। तो गवर्नमेंट ग्रांट होंगी या नहीं होंगी, और अगर गवर्नमेंट ग्रांट नहीं होंगी तो भी ये असिस्टेंस होंगी। तो सबसे पहले है अ फ्री टेक्निकल एडवाइस। टेक्निकल एडवाइस दी जा रही है। टेक्निकल एडवाइस अगेन थोड़ा ब्रॉडर है और इसमें ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज शामिल नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस हो जाएगा पार्ट ए। इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब जब हम सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में आपके पास लिखा आ रहा है फ्री मार्केटिंग एडवाइस फॉर एक्सपोर्ट टू सेंट्रल यूरोप। हालांकि ये पर्टिकुलर कंपनी को ही प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, तो इसको हम गवर्नमेंट असिस्टेंस ही कहेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। थर्ड पे है फ्री प्रोविजन ऑफ गारंटीज फॉर एक्सपोर्ट ट्रेड विद यूरोपियन कंट्रीज। सो क्योंकि अगेन इसमें हमने कोई वो प्रोवाइड नहीं की है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, कोई कैश नहीं दिया, कोई अब यानी कि कोई कैश कोई एसेट नहीं दिया, तो फिर ये भी हमारे क्या कहलाएगी, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस ही कहलाएगी। सपोर्टिव गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट ने कोई प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज प्रोवाइड की हैं तो फिर इसमें वो शामिल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिग्निफिकेंट सेल्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे बताइए कि कोई रिसोर्स ट्रांसफर हुआ है, कोई एसेट ट्रांसफर हुआ है, कोई कैश ट्रांसफर हुआ है? नो। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये भी हमारी असिस्टेंस है। यानी ये सारी एग्जाम्पल जो थी ये गवर्नमेंट असिस्टेंस की थी। हाँ, अगर इसमें ट्रांसफर हो रहा होता, कोई बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा होता, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये गवर्नमेंट बेनिफिट से ये ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई अगर रिसोर्स भी ट्रांसफर हो रहा होता तो फिर हम इसको गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ग्रांट्स। हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं जिनकी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। एक हम कहते हैं ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स, और दूसरी हम कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। तो अब हम ये देख लेते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स क्या होते हैं। ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स बेसिकली grant related to assets are government grants whose primarily condition is that an entity qualifying for them should purchase, construct और अदरवाइज एक्वायर्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स। हमने दो बातें की हैं। दो बातें क्या की हैं, परचेज, कंस्ट्रक्ट और एक्वायर। क्या चीज करना है, परचेज, कंस्ट्रक्ट या एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये आपने याद रखना है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम इनकी बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स की, परचेज, कंस्ट्रक्ट या एक्वायर की, तो फिर हम इसको कहेंगे ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स। सब्सिडरी कंडीशन में
ऑल्सो बी अटैच, यानी वो चाहे तो, गवर्नमेंट चाहे तो अटैच कर सकती है कोई उसके साथ कंडीशन, रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन, यानी कि टाइप की हम बात कर रहे हैं या लोकेशन की, टाइप या लोकेशन ऑफ द एसेट और द पीरियड्स ड्यूरिंग विच दे आर टू बी एक्वायर्ड और हेल्ड। टाइप ऑफ द एसेट, हम टाइप की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि आपने बिल्डिंग परचेज करनी है, या लोकेशन की आप बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपने सिर्फ ये बेनिफिट जो है वो उन लोगों को दिया जाएगा जो इंडस्ट्री या अपनी फैक्ट्री गवादर में लगा रहे हैं। और द पीरियड, यानी कहा जाए कि ड्यूरिंग 2024 के लिए है, जो लोग 2024 में ये काम कर लें ये बेनिफिट उनके लिए है। तो टाइम पीरियड भी गवर्नमेंट, अच्छा इसमें ये कंपल्सरी नहीं है, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है कंडीशन में ऑल्सो बी अटैच, यानी गवर्नमेंट चाहे तो अटैच कर दे, गवर्नमेंट चाहे तो अटैच ना करे। तो ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स क्या हो गया, जिसमें हम बात कर रहे हैं परचेज, कंस्ट्रक्ट और एक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट्स की। अगर तो लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज या एक्विजिशन में इन्वॉल्व है तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है। अदरवाइज इसको हम क्या कहेंगे, अदरवाइज हम इसको कहेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। दैट इज ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर द गवर्नमेंट ग्रांट अदर देन दोज ऑफ रिलेटेड टू एसेट्स, यानी कि जो हमने ये डेफिनेशन ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स पढ़ी है, अगर इसकी डेफिनेशन में फुलफिल नहीं होती कोई ग्रांट तो उसको हम कह देंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और इन एग्जाम्पल्स को आपने पढ़ना है, ये सारी गवर्नमेंट ग्रांट्स की एग्जाम्पल है। आपने सिर्फ बताना है कि गवर्नमेंट ग्रांट जो हम पढ़ने लगे हैं वो एसेट से रिलेटेड है या इनकम से रिलेटेड है। तो सबसे पहले है ग्रांट बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट एंड इंस्टॉल अ न्यू पावर जनरेशन प्लांट। तो जब आप इंपोर्ट या इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये एक्विजिशन से ही मुतालिक है या आप कंस्ट्रक्ट से मुतालिक है, और किसकी हम बात कर रहे हैं, पावर जनरेशन प्लांट, यानी ये लॉन्ग टर्म एसेट है। तो दो शर्तें जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि परचेज या कंस्ट्रक्ट होना चाहिए है, और क्या चीज परचेज या कंस्ट्रक्ट होना चाहिए है, लॉन्ग टर्म एसेट। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी किसके लिए होती हैं, ये दोनों कंडीशंस पूरी होती हैं एसेट्स के लिए। तो ये ग्रांट किससे रिलेटेड है, ये ग्रांट रिलेटेड है एसेट से। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है ग्रांट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। पहली बात तो यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई कि कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड ऑपरेशन ऑफ ए फैक्ट्री इन अ स्पेसिफिक रूरल एरिया। तो यानी कि स्पेसिफिक रूरल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन यानी क्या चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, फैक्ट्री कर रहे हैं। तो फैक्ट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन की बात हो गई, और फैक्ट्री क्या है, आपका लॉन्ग टर्म एसेट है। तो दोनों यहाँ पे कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो ये ग्रांट कौन सी हो गई, यकीनन ये ग्रांट हमारी किस चीज से रिलेटेड हो गई, एसेट से रिलेटेड हो गई। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रांट्स बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग अ फुटबॉल लीग फॉर द नेक्स्ट 3 years। गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रोवाइड की है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, फुटबॉल को प्रमोट करना है। नेक्स्ट 3 years तक क्या होता रहेगा, वो मैच या फुटबॉल लीग चलती रहेगी। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कोई परचेज मौजूद है, कंस्ट्रक्ट या एक्विजिशन मौजूद है, नो। दूसरी बात ये है कि ये फुटबॉल लीग के लिए उन्होंने एक ग्रांट प्रोवाइड की है स्पोर्ट्स के लिए। तो क्या यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट है, नहीं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, यानी कि इनकम से रिलेटेड ग्रांट है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर
फॉर मेंटेनिंग लो लेबर टर्नओवर इन द लास्ट 5 ईयर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? वो जो लोग, जो लेबर या जो एम्प्लॉयज बार बार आपकी जॉब या किसी कंपनी की जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं, तो उसको टर्नओवर कहते हैं। तो ये जितना कम टर्नओवर होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट ने ग्रांट प्रोवाइड की है, और लेकिन ग्रांट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई क्या लॉन्ग टर्म एसेट्स की परचेज, सेल्स या कंस्ट्रक्शन हो रही है? नो। अगर नहीं हो रही तो दिस इज द ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। इसको हम ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में क्लासिफाई करेंगे। सो रिकग्निशन है, हम इसको कब रिकग्नाइज करते हैं और किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, ये हम देखते हैं। हमारा ये इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या रिकग्निशन हमारा क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू shall not be recognized until there is reasonable assurance। रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए है किस चीज की? दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैचिंग टू देम। अगर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशंस रखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा था टाइम से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, या लोकेशन से रिलेटेड, या फिर टाइप से रिलेटेड, तो वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है, और फिर क्या होना चाहिए है, द ग्रांट्स विल बी रिसीव, और ये भी श्योरिटी होना चाहिए है, रीजनेबल एश्योरेंस होना चाहिए कि ग्रांट रिसीव हो जाएगी, तो फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर उसकी एंट्री करते हैं, अगर ये दो बातें पूरी हो जाती हैं। Receipt of a grant does not of itself provide conclusive evidence that the conditions attaching to the grant are ग्रांट हैव बीन और विल बी फुलफिल। यानी अगर आपको सिर्फ ग्रांट मिल गई है तो इसका बिल्कुल कोई मतलब नहीं है कि जो इसके साथ कंडीशंस लिखी हुई हैं वो भी फुलफिल हो गई हैं या हो जाएंगी। क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है ग्रांट मिल जाती है, कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो फिर ग्रांट आपको वापस करनी होती है, उसकी फिर रिकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से होती है, तो हमने ये चीज जरूर देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट के बारे में क्या लिखा हुआ है? द गवर्नमेंट ग्रांट में टेक द फॉर्म और ट्रांसफर ऑफ अ नॉन मॉनेटरी एसेट सच एज लैंड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द यूज ऑफ एंटिटी। जब हम नॉन मॉनेटरी की बात कर रहे हैं तो नॉन मॉनेटरी में का मतलब ये है कि लाइक एसेट्स अदर देन कैश। फॉर एग्जांपल एसेट्स हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गई, तो ये चीजें शामिल होती हैं। इसके बारे में कहता है कि द यूजुअल ट्रीटमेंट इज टू रिकॉर्ड बोथ ग्रांट एंड नॉन मॉनेटरी एसेट एट फेयर वैल्यू। यानी हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं? फेयर वैल्यू पे करते हैं। एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है कि दोनों को हम नॉमिनल अमाउंट पे भी रिकॉर्ड करते हैं। फेयर वैल्यू क्या होती है? इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव टू सेल एन एसेट और pay to transfer a liability in an orderly transaction between market participant at the measurement date। यानी ये एक, ये आप कह लें कि जो एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में जो उसकी वैल्यू होती है, एक आप कह लें कि जब आप एसेट आप सेल करने जाते हैं उसकी जो वैल्यू होती है इन इन कॉमन मार्केट, फेयर मार्केट की आप बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू आपकी फेयर वैल्यू कहलाती है, जिस पे कि हमने अभी डिस्कस किया कि हम ये हमारा रिकग्निशन क्राइटेरिया है और हमने इस पे रिकॉर्ड कर लेना होता है। सो रिकग्निशन की हमारे पास अप्रोचेस होती हैं, हमारे पास दो ब्रॉड अप्रोचेस होती हैं। एक हमारे पास कैपिटल अप्रोच कहलाती है और एक इनकम अप्रोच कहलाती है, वो हम देखते हैं क्या होती हैं। सो कैपिटल अप्रोच यानी कि अगर हमने काउंटिंग करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग करनी है, तो फिर हमारे पास दो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। कैपिटल अप्रोच, इन दिस अप्रोच ग्रांट इज रिकग्नाइज आउटसाइड पीएनएल। यानी कि हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं बल्कि उसको हम इक्विटी में लिखते हैं। आईएएस डज नॉट अलाउ दिस अप्रोच। अगर आप उसको कैपिटल अप्रोच में ट्रीट कर रहे हैं तो वो आईएएस 20 में डील नहीं करता, उसको आईएएस 20 में हम रिकॉर्ड नहीं करते। वो तो समथिंग एल्स है बट आईएएस 20 नहीं है, और अभी हम
IS-20 यानी गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट में कौन सी अप्रोच चलती है? वो इनकम अप्रोच चलती है। अंडर दिस अप्रोच अ ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल ओवर वन और मोर पीरियड। जाहिर सी बात है, अगर ग्रांट आपकी ज्यादा साल की है तो मोर देन वन पीरियड में करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या वन या एक से ज्यादा पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं। और दिस अप्रोच इज अप्लाइड इन अकॉर्डेंस विद IS-20। यानी बात यह है कि जो पीएनएल में नहीं लिखते हैं उसको, जिसको हम इक्विटी में लिखते हैं उसको हम कैपिटल अप्रोच कहते हैं। जिसको हम इक्विटी में नहीं बल्कि डायरेक्टली पीएनएल में लिखते हैं, पीएनएल में एडजस्ट करते हैं, उसको हम इनकम अप्रोच कहते हैं। और इनकम अप्रोच ही सिर्फ और सिर्फ IS-20 में डील करता है। कैपिटल अप्रोच IS-20 में नहीं काउंट होता है। Government grant shall be recognized in P&L on a systematic basis। यानी ये नहीं है आज मैंने 20,000 उसमें कर दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं, तो अगले महीने मैंने 30 कर दिए, उसके अगले महीने 5 कर दिए, नहीं। उसमें लिखा हुआ है a systematic basis over the period in which the entity recognizes as expense the related cost for which grant are intended to compensate। अब ये हमने फिर ओवर द पीरियड की हम बात कर रहे होते हैं कि हमने कितने पीरियड में इसको करना है, रिकॉग्नाइज करना है। तो ये फिर यानी कि ये इसकी रिकग्निशन का तरीका है और ये इनकम अप्रोच पे बेस करता है। द एप्लीकेशन ऑफ द अबव प्रिंसिपल में बी समराइज एज फॉलोज, और इन द नेक्स्ट स्लाइड वो हम देख लेते हैं कि वो ये जो हम गवर्नमेंट ग्रांट की बात कर रहे हैं, इनकम अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन के हमारे पास क्या तरीके हैं, हम कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? ग्रांट ग्रांट इन रिकॉग्निशन ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस। पहले तो हम, अगर हम स्पेसिफिक एक्सपेंस की बात करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि दीज आर रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेम पीरियड एज द रेलेवेंट एक्सपेंस। अगर हम इसको स्पेसिफिक एक्सपेंस हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये परचेज ऑफ पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, तो फिर हम उसी टाइम पीरियड में, यानी जिस टाइम पीरियड से ये बिलोंग कर रही होती है, जिसे खास साल से बिलोंग कर रही होती, उसी टाइम पीरियड में हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। तो यही इसकी रिकॉग्निशन है। कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर वो एक्सपेंस पहले से ही इनकर्ड हो चुका होता है तो फिर क्या होता है? द गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉस ऑलरेडी इनकर्ड, पहले हो चुका है, ग्रांट बाद में मिलने के चांसेस हैं, और फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इंटरमीडिएट फाइनेंशियल immediate financial support to the entity with no future related cost shall be recognized in P&L for the period in which it becomes receivable। तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम with no future related cost shall be recognized in P&L अकाउंट में हम, यानी कि जिस उस पे होता है टाइम पीरियड पे, उसके हम P&L अकाउंट में इसको रिकॉर्ड कर चुके होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। ग्रांट रिलेटेड टू डिप्रिशिएबल एसेट एंड नॉन डिप्रिशिएबल एसेट। डिप्रिशिएबल एसेट जनरली हमारे पास होते हैं वो बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, और नॉन डिप्रिसिएशन जनरली हम लैंड की हम बात करते हैं, वो डिप्रिशिएबल नहीं होती। So these are usually recognized in P&L over the period। या जो डिप्रिशिएबल होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, वो उस लाइफ में वो ग्रांट जो है वो क्या हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है। P&L over the period and in proportion in which depreciation expenses on those assets is recognized। अगर हमने 5 साल का एसेट है, जाहिर सी बात है हम 5 साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी 5 साल भी में एडजस्ट होगी हर साल P&L अकाउंट में। और अगर नॉन डिप्रिशिएबल एसेट्स है तो दिस में ऑल्सो रिक्वायर द फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन एंड वुड देन बी रिकॉग्नाइज्ड
इन द P&L अकाउंट, अगेन P&L अकाउंट में ही ये रिकॉग्नाइज होगा क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन नहीं होता। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम इसकी कॉस्ट ऑफ मीटिंग द ऑब्लिगेशन का भी ख्याल इसमें हम रखते हैं। द ग्रांट ऑफ लैंड मे बी कंडीशनल अपॉन द इरेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपको जमीन दी जाए और आपसे कहा जाए इसके ऊपर बिल्डिंग बिल्ड कर दें या इस पे बिल्डिंग खड़ी कर दें ऑन द साइट। वो जो जैसे गवर्नमेंट आमतौर पे लीज पे लैंड दे देती है, 100 साल लीज पे, 50 साल लीज पे, और उसको कंडीशन दी जाती है कि भाई बिल्डिंग बना लो इस पे। तो जब वो बिल्डिंग बनाते हैं तो तभी फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक हम डिस्कस करने लगे हैं वन बाय वन। आपने क्या बताना है कि ये जो हम ग्रांट है ये इनकम से रिलेटेड है या फिर ये स्टेट टाइम ऑफ रिकॉग्निशन। हमने क्या चीज रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे, टाइम रिकॉग्नाइज करना है कि किस टाइम आप रिकॉर्ड करें, एट द टाइम ऑफ परचेज करें, किसी खास डेट को करें, किस टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इसकी हम इस एक्सरसाइज में हम उसकी प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर ए, ग्रांट वाज रिसीव फ्रॉम मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस इन द पास्ट। अगर आप गुड वर्किंग कंडीशन इन द पास्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, ग्रांट आपको रिसीव हो जाएगी। तो अब इसका आंसर क्या होगा कि आपने इसको कब लिखना है, इसको रिकॉग्नाइज इमीडिएटली करना है। यानी इसका आंसर क्या होगा, रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन P&L अकाउंट। जैसे ही जिस डेट को ग्रांट मिलेगी उस डेट को ही इसको आपने P&L अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर लेना है। क्योंकि टाइम ऑफ रिकॉग्निशन पूछ रहे हैं तो टाइम ऑफ रिकॉग्निशन क्या होगा, इमीडिएटली एज द ग्रांट रिसीव। नेक्स्ट है द ग्रांट वाज रिसीव फॉर मेंटेनिंग certain conditions, certain working conditions for the next years, next 3 years। तो फिर आपको ग्रांट रिकॉग्नाइज कब करनी है, क्योंकि नेक्स्ट 3 years में कंडीशन पूरी होगी। तो आपने ग्रांट भी 3 साल में, ओवर द नेक्स्ट 3 years ही इसको रिकॉग्नाइज करना होगा। ये पार्ट बी में हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है। तो जब आप 3 साल उसको करेंगे तो फिर रिकॉग्नाइज भी ओवर द पीरियड अभी हमने डिस्कस किया, तो 3 साल में ही हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। The grant was received for installation of a plant that has useful life of 15 years। तो प्लांट की जो यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, 15 साल है। ये डिप्रिशिएबल एसेट्स है। तो हमने कहा था कि जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो डिप्रिशिएबल एसेट्स होता है वो हम फिर डिप्रिसिएशन के साथ साथ उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में ओवर 15 years। 15 साल में हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे in proportion to the depreciation expense। reducing balance मेथड के तहत हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे। So next is the grant was awarded to facilitate the acquisition of land subject to the condition of a building a factory their own। अच्छा, तो अब ये कब है, जब आप इस पे बिल्डिंग बना लेंगे। द ग्रांट वाज अवॉर्डेड, ग्रांट दे दी गई है, क्यों दे दी गई है, टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ अ फैक्ट बिल्डिंग अ फैक्ट्री देयर ऑन। तो फिर अब यहाँ पे इसको आप रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की जितनी भी लाइफ होगी उसकी ओवर द लाइफ, ओवर द पीरियड हम उसको ग्रांट को भी डिवाइड करके रिकॉग्नाइज करते रहेंगे। Last year, the grant was awarded to facilitate the acquisition of land for dairy farming subject to the condition of maintaining minimum 70% local employment for the next 10 years। 10 साल की बात हो रही है। तो रिकॉग्नाइज भी ग्रांट को हम क्या करेंगे, ओवर द 10 years उसको भी हम 10 साल तक ही रिकॉग्नाइज करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरगिवेबल लोन्स। फॉरगिवेबल लोन्स जो कि गवर्नमेंट वेव कर देती है लोन्स। बाज दफा ऐसा होता है गवर्नमेंट कंपनीज को, एंटिटीज को लोन देती है और उसके बाद वो लोन्स गवर्नमेंट क्या करती है, उसको गवर्नमेंट वो लोन्स वेव कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमारे पास क्या कंडीशन होती है,
Forgivable loans are loans which the lender undertakes to waive payment of अंडर सर्टेन प्रिस्क्राइब कंडीशन। यानी जो लेंडर होता है वो ये अंडरटेकिंग देता है कि आपका टू वेव लोन रीपेमेंट ऑफ यानी कि जो लोन है उसकी रीपेमेंट वो वेव कर देंगे अगर आपने सर्टेन कंडीशन फुलफिल की तो वेव हो जाएगी। अ फॉरगिवेबल लोन फ्रॉम गवर्नमेंट इज ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट ग्रांट when there is reasonable assurance that the entity will meet the terms of forgiving of the loan। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि वो लोन यानी कि फॉरगिव यानी कि आपने अगर गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन रखी है और एंटिटी की ये यहाँ पे एक हो कि वो यानी कि वो ये टर्म्स कंडीशन मीट कर लेगी तो फिर हम इसको ट्रीट करते हैं फॉरगिवेबल लोन। तो जो फॉरगिवेबल लोन्स गवर्नमेंट देती है उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट कब ट्रीट करते हैं? उसको हम ट्रीट करते हैं कि अगर ये रीजनेबल एश्योरेंस हो कि जो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन एसोसिएटेड है वो कंपनी पूरी कर लेगी। Until then, such a loan is treated as liability in accordance with IFRS 9। IFRS 9 के मुताबिक उस वक्त तक जब तक कि वो टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तो गवर्नमेंट उसको जो कंपनी है वो उसको लाइबिलिटी के तौर पे ट्रीट करती है और अगर टर्म्स एंड कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो फिर वो IS 20 के अंडर आ जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ABC फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव कैश। कैश उसको मिल गया फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और ये कैश है तो ये ग्रांट ही कहलाएगी क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एसेट है फॉर अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन वैक्सीन। वैक्सीन अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वैक्सीन है या कोई भी चिल्ड्रन वैक्सीन है उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है उसके लिए उसको कैश रिसीव हुआ है। As per the terms of loans, the cash received for government shall be waived। माफ कर दिया जाएगा, forgivable loan बना दिया जाएगा। If the entity is able to develop the vaccine within 3 years, 3 साल के अंदर अंदर वो वैक्सीन बना लेता है तो एंड सेल इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 5 ईयर और 5 साल तक बगैर कोई पैसे लिए हुए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो उसको सेल करता रहे। ब्रीफली एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव लोन। अब यहाँ पे इस लोन की जो बात हो रही है इसकी आप ट्रीटमेंट बताइए, इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो दो कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व है कि 3 साल के अंदर अंदर उसको बनाना है और फ्री ऑफ कॉस्ट उसको सेल करना है तो आपका जो लोन है वो वेव हो जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है, दो बातें हमारे पास इन्वॉल्व हो गई हैं, हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? अब ये शुरू से ही फॉरगिवेबल लोन क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है यहाँ पे एज पर टर्म्स एंड कंडीशन, यानी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि गवर्नमेंट इसको वेव कर देगी। यानी गवर्नमेंट ने शुरू से ही कह दिया गवर्नमेंट इसको वेव कर देगी लेकिन कंडीशन पूरी होने पे। तो अगर तो ये रीजनेबल अश्योरेंस है कि जो कंपनी है वो 3 साल के अंदर अंदर इसको बना लेगी और फिर इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी 5 साल के अंदर अंदर इसको सेल करती है तो फिर हम इसको किस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? इसको हम गवर्नमेंट ग्रांट ही रिकॉग्नाइज करेंगे और तमाम इसकी रिकॉर्डिंग तमाम जर्नल एंट्रीज गवर्नमेंट ग्रांट के मुताबिक ही हम लिखेंगे। लेकिन अगर इसको गवर्नमेंट ग्रांट अगर इसको कोई ये रीजनेबल अश्योरेंस नहीं है तो फिर ये क्या होगा? गवर्नमेंट इसको हम फिर रिकॉग्नाइज करेंगे लाइबिलिटी के तौर पे। यानी अभी हमने जैसे हमने इसको जिक्र किया कि IFRS 9 के तहत हम इसको डील करेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर था। इसकी ये दो पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा रीजनेबल अश्योरेंस है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो कंपनी पूरी कर भी सकती है कि नहीं।
अब एक और एग्जांपल हमारे पास है, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसीव अ कैश फ्रॉम गवर्नमेंट टू डेवलप अ प्रोजेक्ट. As per the terms and condition, the loan received is payable in cash only if the entity decide to commercialize the result of the research phase of the project. यानी कि जो प्रोजेक्ट का रिसर्च फेज है कमर्शलाइज कर दे यानी मार्केट में ले आए. इफ द एंटिटी डिसाइड नॉट टू कमर्शलाइज द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च फेज, द कैश रिसीव इज नॉट repayable in cash, but instead the entity must transfer to the government the rights to the to the research. यानी कि अगर तो वो उसको ट्रांसफर कर दे तो ठीक है, यानी कि कमर्शलाइज कर दे, और अगर कमर्शलाइज नहीं करेगी तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि कैश तो गवर्नमेंट वापस नहीं मांग रही, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, उसके फिर वो राइट्स मांग रही है कि आपने जो भी चिल्ड्रन वैक्सीन बनाई है उसके राइट्स किसको ट्रांसफर कर दे, उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे. तो अब ये जो हमने फॉरगिवेबल लोन की हमने बात की है, तो यहाँ पे डेफिनेशन फॉरगिवेबल लोन की पूरी नहीं हो रही. हमने जो फॉरगिवेबल लोन पढ़ा तो उसमें कंडीशन पड़ी थी कि लेंडर अंडरटेक्स टू वेव द रीपेमेंट अंडर सर्टेन कंडीशन. यहाँ पे कैश की यानी कि ऐसी कोई बात नहीं हो रही कि वो लोन या वो कैश माफ कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट वेव कर देगी, ऐसी कोई बात नहीं हो रही. तो पहली बात तो ये है कि फॉरगिवेबल लोन है ही नहीं. यहाँ पे कहीं पे भी ऐसी किसी अरेंजमेंट का जिक्र नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन बना लेने पे लोन वेव कर देगी, कोई ऐसा वादा नहीं है. बल्कि ये तो एक अनदर सेटलमेंट है कि वो राइट्स ट्रांसफर कर देगी, जो कि फॉरगिवेबल लोन की डेफिनेशन में नहीं आता. तो इसका आंसर यही होगा कि नो, दिस लोन विल नॉट बी कंसिडर एज अ फॉरगिवेबल लोन, यानी ये IS-20 में डील नहीं होगा. सो बेनिफिट ऑफ लोन एट लो मार्केट रेट्स. अच्छा, ऐसा भी बाज दफा होता है कि मार्केट में लोन अगर अवेलेबल है, आप लोन लेने जाएं तो आपको 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल रहा होता है, और आप क्योंकि फैक्ट्री गवादर में लगा रहे हैं या किसी खास स्पेसिफिक जगह लगा रहे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आए इन्वेस्टमेंट करें, तो गवर्नमेंट आपको लो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कर देगी. सपोज अगर मार्केट में 20% पे मिल रहा है तो हो सकता है गवर्नमेंट आपको 10% पे दे दे. So the benefit of a government loan at a below market rate of interest is treated as a government grant. अगर आपको मार्केट रेट से कम पे गवर्नमेंट लोन मिल रहा है तो इसको क्या ट्रीट किया जाएगा, इसको ट्रीट किया जाएगा गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे. द बेनिफिट ऑफ द below market rate of interest shall be measured as a difference between cash receipt under the government loan and the initial carrying amount of the loan measured and recognized. तो आपने जितना भी कैश रिसीव किया हुआ होता है और फिर हम उसको देख लेते हैं कि कितना कैश आपने रिकग्नाइज किया है. उसको फिर हम यानी कि shall be measured as the difference between cash receipt, जो आपको एक्चुअल कैश रिसीट होती है यानी जितना आपको बैंक में रिसीव हुआ होता है, and the initial carrying amount of the loan. Initial carrying amount of the loan uh, and loan measured and recognized in accordance with IFRS 9, यानी उसको हम लोन को लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं. जो डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारा गवर्नमेंट ग्रांट आता है, यानी कि जो वो आपने कुछ परसेंट आपने जो सेव किया होता है वो गवर्नमेंट ग्रांट आ जाता है, आपको उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. द एंटिटी शेल कंसिडर द कंडीशन एंड ऑब्लिगेशन दैट हैव बीन और मस्ट बी मेट व्हेन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट फॉर विच द बेनिफिट ऑफ लोन इज इंटेंडेड. आपकी जो कंडीशंस हैं, ऑब्लिगेशंस है, ऑब्वियसली वो आपने फुलफिल करनी है, ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, और एग्जांपल क्या दी हुई है, एग्जांपल दी हुई है ऑन January 1st 2023 MZ Limited receive a loan from the government whereby loan of 1 lakh. उसने लोन कितने का लिया है, उसने लोन लिया है 1 lakh का. सो 1 lakh का लोन लिया गया है. मार्कअप रेट कितना है, 5%, यानी कि उसको जो लोन मिला है कंपनी को, एमजी को, उसको 5% पे मिला है.
जबकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सिमिलर लोन इज 12%। 7% मार्केट में ज्यादा चल रहा है। द लोन इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इज रीपेबल ऑन December 31st 2023। 2023 को ही आपने इसको रीपे भी करना है। सो MZ Limited has determined the initial carrying amount of the loan। initial carrying amount आपने कैसे इसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल ली है। टाइम वैल्यू आपने कैसे निकाली है कि सबसे पहले आपको लोन मिला है 1 लाख का, और इस पे आपने इंटरेस्ट कितना देना है 5%। तो 1 लाख का 5% अगर आप निकालें और 1 लाख में प्लस करें तो 105 हो गया। फिर आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये ड्यू हो रहा है December 31st को, तो अगर आप आज यानी January 1 को इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम जो निकालते हैं ना 1/1 + i⁻n, ये उससे हमने निकाली भी है, वो 93,750 आ रहा है। और आपने फिर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है January 1 2023 को, जब आपको ये लोन रिसीव्ड हुआ था। तो जब ये लोन रिसीव्ड हुआ था तो हम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। हम इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, सबसे पहले आपको कैश रिसीव हो रहा है, तो कितना कैश रिसीव हो रहा है, इसको आप कैश कह लें या इसको आप बैंक कह लें। बैंक या कैश को आप डेबिट कर देंगे। कितने पैसे आपको मिले हैं, आपको मिले हैं 1 लाख मिले हैं, तो ये आप रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद आप क्रेडिट क्या कर देंगे, आप क्रेडिट कर देंगे लोन। आपने जो लोन लिया है वो कितना लिया है, लोन को आप ट्रीट करेंगे, इसको हम कह देते हैं यहीं पे, इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और ये टाइम वैल्यू के हिसाब से आपका बन रहा है 93,750। ये देखिए हमने ये कैसे कैलकुलेट किया है, ये हमने कैलकुलेट किया है, हमने हमने लोन की टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाली है, यानी कि दिस वन। ये सारा प्रोसीजर मौजूद है, यहाँ से अमाउंट हमने यहाँ पे लिखी है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लास्ट हमारा इसके बाद है, हम और क्रेडिट कर देंगे। क्या क्रेडिट कर देंगे, हमारे पास मजीद क्रेडिट हो जाएगा आपकी गवर्नमेंट ग्रांट। और गवर्नमेंट ग्रांट आप कितना क्रेडिट कर देंगे, आप कर देंगे जो डिफरेंस आ रहा है, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है 6250। ये वही है गवर्नमेंट ग्रांट आपका, जो कि हमने क्रेडिट कर दिया है एक्चुअल ग्रांट, जो कि बिलो द मार्केट रेट है। मार्केट तो यहाँ पे इस सवाल के मुताबिक 12% है और हमें कितने मिला है 5%। तो हमने जो इन दोनों परसेंटेज में सेविंग की है वो सेविंग है 6250, और इस सेविंग को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट। रिमेनिंग हम ट्रीट करेंगे लोन के तौर पे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है कि हमने इसकी रिकॉर्डिंग हमने सीखनी है, इसकी रिकग्निशन हमने सीखनी है, इसको हम कैसे रिकग्नाइज और कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वुड बी आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज तक के लिए इतना ही काफी था। टेक केयर क्लास।